गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 8 जुलाई और 8 जुलाई का जो प्रीलिम्स डिस्कशन है वो आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले ना एक वही बात है, मोदी जी अभी 5 देशों की यात्रा पे गए हैं, तो उसमें जो अभी जो गए हैं, जो कंट्री जो अभी विजिट किए रिसेंटली, वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है ना, जिसका कैपिटल कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है ना। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी बात, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो जो आप सदर्न अमेरिका देखते हो ना, जब आप सदर्न अमेरिका को देखोगे तो यहाँ पे सदर्न अमेरिका के पास यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट साइड पे आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, इंडिया का ना एक्चुअली 35 मिलियन, इंडिया का जो डायस्पोरा है ना वो 35 मिलियन का है। इतने लोग इंडिया के बाहर रहते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं को ना एक टर्म अभी यूज किया गया है, राष्ट्रदूत। राष्ट्रदूत। ठीक है ना, मोदी जी ने इनको क्या बोला है? ये राष्ट्रदूत है, मतलब काइंड ऑफ एम्बेसडर है। देखो, इंडिया का क्या कंपोजिट कल्चर है, इंडिया की जो आइडियोलॉजी है वो रिफ्लेक्ट एक्चुअली पूरे ग्लोब अगर आप देखो तो ग्लोबली इनको रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इनको इनको बोला जाता है कि यही इंडिया के प्राइड है। ठीक है ना। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है बेसिकली इनकी वजह से ही है, तो इसलिए इनको इंडिया का प्राइड बोला गया। अब देखो, अब इस कंट्री के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा बात करें कि ये जो कंट्री है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, तो ये क्यों नहीं, इसमें यहाँ पे ना एक बात होगी, जिन जिन लोगों से वो मिले उसमें ना काइंड ऑफ किरमिटिया जो है ना, किरमिटिया जो कम्युनिटी है, जो लेबर की कम्युनिटी है, उससे भी मिल के आए। अब देखो, ये जो किरमिटिया वर्ड है ना, हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे आगे चल के। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ, एक वर्ड है एग्रीमेंट। ठीक है ना। अब अपने यहाँ के जो लेबर है ना, वो एग्रीमेंट वर्ड बोल नहीं पाए, तो गिरमेंट किरमेंट किरमेंट करते वो किरमिट करने लग गए। ठीक है ना। और एग्रीमेंट का वो बन गया किरमिट, और इसी एग्रीमेंट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू जो वर्कर जा रहे थे बाहर, उनको क्या बोला गया? किरमिटिया मजदूर। ठीक है ना। तो ये क्यों जा रहे थे? तो देखो, ये बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर करने जा रहे थे ये किन पर्पज से? एक तो जो चाय के बागान होते हैं, टी गार्डन, तो टी गार्डन के लिए जा रहे थे। शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए जा रहे थे, बड़े बड़े शुगर प्लांटेशन में, और उस टाइम पे माइंस में काम करने जा रहे थे। तो प्रोमिनेंटली जो है ना, अगर आप देखो तो ये इन तीन चीजों में जो है उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। और आप देखो तो महात्मा गांधी भी ना इसी इंडेंजर्ड लेबर की बात करते हैं, इंडेंजर्ड लेबर की। ठीक है ना। तो गांधी जी जिस इंडेंजर्ड लेबर की बात करते हैं वो यही है, और कुछ भी नहीं। और हम ना, जो हमारा ये डायस्पोरा है ना, इसके लिए एक दिवस भी मनाते हैं। इस दिवस का नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है ना। अब आपका पता है क्या काम है? आपका काम पता करना है कि ये कब मनाया जाता है। ठीक है ना, कब सेलिब्रेट करते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस, और लास्ट जो हुआ है उसका थीम क्या है? ये काम होमवर्क है आपका। चलो, तो चलते हैं पहले आर्टिकल पे। ठीक है ना। इंडिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना अपनी डिफेंस डील को ना इंक्रीज किया है। ठीक है ना। देखो, जो अभी डीएसी की ना, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ठीक है ना, इसकी पहली मीटिंग हुई है। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ। देखो, डिफेंस नाम से पता लग रहा है, एक्विजिशन मतलब कुछ ना कुछ एक्वायर करना है। तो क्या खरीदी करनी है, क्या प्रोक्योर करना है ना, तो डिफेंस की जो प्रोक्योरमेंट होती है ना, कितनी होगी, उसकी ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम बॉडी है जो डिसाइड करती है क्या खरीदना है फाइनली डिफेंस के लिए। ठीक है ना। और इसको चेयर कौन करते हैं? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, जो अभी कौन है? कौन? राजनाथ सिंह। ठीक है ना। तो ये इसको चेयर करते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी। ठीक है ना। अब अभी क्या हुआ है कि डिफेंस जो एक्विजिशन काउंसिल है, इसने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को हामी भरी है, मतलब अकॉर्ड किया है कि 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल जिसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ है, ठीक है ना, इंडिजीनियस सोर्सिंग के थ्रू, उसको जो है उसको एओएन दिया है, जिसको बोलते हैं अकॉर्ड करना, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। तो ये एक्विजिशन क्या है, किन के लिए, किन को प्रोक्योर करना है? वो एओएन जो दिए गए हैं वो इन चार चीजों के लिए दिए गए हैं। पहला, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के लिए दिया गया है। ठीक है ना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए बात की गई है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल तो अपन जानते हैं, ये जो गाड़ियां होती है, ठीक है ना, इसमें गन्स लगे होते हैं, तोप लगे होते हैं, ये आर्मर्ड है। ठीक है ना, इसमें पूरे वेपनाइज्ड है। ठीक है। और रिकवरी व्हीकल्स है। पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ना, ये जो आज के टाइम पे मॉडर्न कम्युनिकेशन हो गया, रडार सिस्टम हो गया, उसके लिए, वो सिस्टम के लिए दिया गया है। जैसे मान के चलो ऐसा कि अपना सिस्टम रडार जो है डिटेक्ट नहीं कर पाए, पर हम दूसरे के रडार को डिटेक्ट कर ले। ठीक है ना, दूसरे कहाँ पे क्या लोकेशन है, प्रिसाइज लोकेशन तक हम पहुंच जाए। ठीक है ना। तो उनके लिए। तीसरा है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है ना। और कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ट्राई सर्विसेज के लिए। ट्राई सर्विसेज आप जानते हो, ठीक है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, नेवल और इंडियन एयर फोर्सेस। तो ये इन तीनों सर्विसेज के लिए कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे ना बहुत रेयर होगा कि आप आइसोलेशन में लड़ाई लड़ोगे। अब आपको ना प्रिसाइजली तीनों से जो है ना ट्राइलेटरल सर्विसेज जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो अभी क्या हुआ है, जो डीएससी क्लियरेंस है ना, उसने इंडिजीनियस, जो खुद इंडिया का बना हुआ है, ठीक है ना, लोकली डेवलप्ड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो क्यूआरएसएम सिस्टम है, 30,000 करोड़, ठीक है ना, उसको क्लियरेंस दिया है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताया कि ट्राई सर्विस कैपेबिलिटी जो है ना, वो किस तरीके से आईसीआईएमएस के थ्रू जो है ना उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। सबसे ज्यादा जो फोकस है ना, ये थर्ड पॉइंट पे है, नेवल डिफेंस के ऊपर खूब ज्यादा फोकस, कि अपने नेवल एसेट्स को मॉडर्नाइज करना है। ठीक है ना।
जिसके अंदर मूड माइंस होते हैं, ठीक है ना? ये माइंस वो माइंस होते हैं जो पानी के नीचे लगे होते हैं, ठीक है ना? और फिर वो क्या करते हैं, काइंड ऑफ आपके जो भी आने वाले जो भले सबमरीन्स हो या फिर कोई मिसाइल्स हो जो अंडर वाटर, उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना? फिर माइन काउंटर मेजर व्हीकल्स, ऐसे जो हम डिटेक्ट कर पाए, ठीक है ना, कि हमारे लिए सबमर्सिबल ऑटोनोमस व्हीकल हो गया, सुपर रैपिड गन माउंट्स हो गए, ठीक है ना? तो ये हमारे कोस्टल और ब्लू वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेवल डिफेंस पे खूब ज्यादा फोकस किया गया है। पर ये एक्विजिशन ना इंडिया की मोबिलिटी, एयर डिफेंस, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और इंडिया को ना खास करके जो दो बॉर्डर लगते हैं इंडिया के पाकिस्तान और चाइना से, वहां पे रैपिड रिस्पांस के लिए जो कहते हैं ना आर्म्ड प्रिपेयर्डनेस, उसको इंश्योर करता है ये। डन। तो ये पूरा आर्टिकल था जिसमें डीएसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अभी क्या हुआ है, एक इंडिया में ना एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD। तो इसका नाम चेंज करके किया गया है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करता है प्रमोट करना वॉलंटरी एक्शन, रिसर्च, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, किस रिगार्डिंग, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, तो इनके रिगार्डिंग ही काम करता है ये इंस्टीट्यूट। 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये अंडर में ऑपरेशन ऑपरेट करता है। दिल्ली में है ये, इसके रीजनल सेंटर्स भी है 5 जगह, गुवाहाटी, बैंगलोर, लखनऊ, इंदौर और मोहाली में, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट तो चलो ये न्यूज है, लेकिन इस न्यूज के रिगार्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, सावित्रीबाई फुले, ठीक है ना? तो सावित्रीबाई फुले जो है एक सोशल रिफॉर्मर है, पोएट है, और इंडिया के ना जो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं ना, पर्टिकुलरली वुमेन से रिलेटेड, उसमें बहुत क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया था 19th सेंचुरी में। 3 जनवरी को इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना? 3 जनवरी 1831 को ये बॉर्न हुई, ठीक है ना, महाराष्ट्र के नायगांव विलेज में। 9 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई, किसके, ज्योतिबा फुले के साथ, ज्योतिराव फुले के साथ, जिनको हम ज्योतिबा फुले प्यार से बोलते हैं। उस समय उनकी एज 13 साल की थी। 10 मार्च को इनका डेथ होता है प्लेग से लड़ते हुए। अब इनके बारे में जानना क्या जरूरी है कि ये जो है ना इंडिया की पहली वुमेन टीचर थी। इन्होंने पहला फर्स्ट गर्ल्स स्कूल को पुणे में 1848 में फाउंड किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। और इंडिया का जो पहला जो होम था ना, उसको इन्होंने इनिशिएट किया था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। पहले क्या होता था, इन्फेंटिसाइड होता था, ठीक है ना, खास करके अगर ठीक है ना, अगर आप देखो फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड खूब चलते थे, कि अगर बेबी चाइल्ड जो बेबी है वो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको मार दिया जाता था। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया था, ठीक है ना? और उसमें प्रेग्नेंट विडोज जो है उनको भी, ठीक है ना, और रेप विक्टिम्स को भी जो है वो हेल्प करते थे। इन्होंने क्या लिखा, कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी। एक तो इन्होंने लिखा कि गो गेट एजुकेशन, दूसरा काव्या फुले 1854 में, और 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ठीक है ना? तो एक सुबोध रत्नाकर इंपॉर्टेंट है, गो गेट और काव्या, और 52 काशी, ठीक है ना? काव्या फुले तो चलो अंदाजा लग ही जाता है कि भाई ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले ने लिखा है, ठीक है ना? तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सावित्रीबाई फुले के रिगार्डिंग। डन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ना, अभी जस्टिस यशवंत वर्मा, ये वही जस्टिस है जिनके घर में अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेंस का आर्टिकल डिस्कस किया था इस पूरे जुडिशियल रिफॉर्म के रिगार्डिंग। तो ये अभी रिमूवल जो मोशन है ना, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। गवर्नमेंट का मानना है कि चलो ऑपोजिशन होगी, सारे सब सब लोग जो है साथ है इस पे, तो जो ये जो है ना रिमूवल प्रोसेस जो है वो किस तरीके से इनिशिएट किया जाए, ठीक है ना? अब ये जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको पता होगा, इनके घर में दिल्ली में आग लगी। आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम गई, फायर ब्रिगेड की टीम गई, तो वहां पे उनको नोटों के खूब सारे जो है बंडल्स मिले, वो भी जले हुए थे, ठीक है ना? तो बाद में इनका, अब इनको हटाया तो गया नहीं क्योंकि जजों पे FIR नहीं हो सकती, तो उनको क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिल्ली से, ठीक है ना? दिल्ली से कहाँ भेज दिया गया इनको, वापस इलाहाबाद। लेकिन कमेटी बनी, संजीव खन्ना भी लीड कर रहे थे, उस समय चीफ जस्टिस थे। पर अल्टीमेटली फाइनली अब गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि भाई इम्पीच किया जाए, ठीक है ना? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये इम्पीचमेंट वर्ड है नहीं, ठीक है ना? तो क्या किया जाता है, आर्टिकल 124 है कि जजेस को हटाया कैसे जाएगा। तो इनको ना जिस जिस आर्टिकल से गवर्न किया जाता है ना, वो है 217(1)(b) और 218, ठीक है ना? ये दो जो कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो आर्टिकल है, इनके थ्रू जो है हम इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन इन दोनों को यूज करके हम काम करते हैं। तो अब क्या करना है, तो जजेस को जो है ना इसका प्रोसेस को ना किस तरीके से हमें मतलब इम्पीच करना है, इसका पूरा प्रोसेस जो है ना वो किसमें दिया है, जजेज इंक्वायरी एक्ट में डिटेल प्रोसेस दिया गया 1968 वाले एक्ट में। तो क्या होगा, तो इसमें मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जिस भी हाउस में मोशन इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो मिनिमम 100 मेंबर चाहिए, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो मिनिमम 50 मेंबर चाहिए। जो 50 मेंबर इस मोशन को एक्सेप्टेंस करेंगे, ठीक है ना, वो मोशन मूव करेंगे। अब मोशन जब मूव होगा तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, उस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर होंगे। एक तो होंगे इंडिया के चीफ जस्टिस, दूसरा एक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना, और तीसरा कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है ना, जिनको जुडिशरी और जस्टिस के रिगार्डिंग बहुत मतलब नॉलेज हो, बहुत अच्छा एक्सेप्शनल काम कर रखा हो उन्होंने पास्ट में। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी। ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्ट
फाइनल जो है टेबल करेगी। अब टेबल करने के बाद क्या होगा कि अब जब उस रिपोर्ट के बाद ना वापस अगर कमिटी को लगता है कि वो गिल्टी है, तो हर हाउस जो पार्लियामेंट की वो रिमूवल मोशन जो है पास करेगी, और वो पास होगी 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है ना। 2/3 मेजोरिटी जो है उसके साथ पास किया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें 50% तो मेजोरिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी विद 50% मिनिमम जो है, जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, उसको इंश्योर करते हुए ही पास होंगे। और फाइनली जो है डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट इंडिया। जो फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को ना हमने क्या किया है, देखो लेजिस्लेचर, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें जुडिशियरी को ना हमने क्या किया है, सेफगार्ड दिया है, ठीक है ना। कैसे? कि भाई एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है ना वो डायरेक्टली जुडिशियरी को सीधा सीधा जो है वो इंक्वायरी नहीं करेगा। तो जुडिशियरी की अपनी इन हाउस प्रोसेस है, जिसके अंदर वो जजेस के अगेंस्ट जो है कंप्लेन को रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद वो खुद ही उसकी सुनवाई करते हैं, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो लीड करते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें क्या हो गया था अभी थोड़े दिन पहले, जब जो एक्स चीफ जस्टिस थे इंडिया के, ठीक है ना, तो उनके, रंजन गोगोई के ऊपर, उनके ऊपर आरोप था, ठीक है ना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट का। और उन्होंने वो कमेटी बनाई और उस कमेटी को चेयर खुद ही करने लग गए। तो यहाँ पे इशू आया इंडिया के अंदर कि जब आपके ऊपर खुद ही आरोप है और आप अपनी सुनवाई खुद ही कर रहे हो, तो ठीक है ना, तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, की कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकती है अगर उसको लगता है कि जुडिशियल जो है डिग्निटी जो है, अगर उसको बाईपास किया जा रहा है किसी तरीके से, या जुडिशियल इंटीग्रिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो वो कोर्ट जो है कि अपने कंटेम्प्ट का डायरेक्ट एक्शन सुओ मोटो खुद से ही सामने से बिना किसी कंप्लेन के सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, ठीक है ना। पर देखो एथिकल गाइडलाइंस भी है जजेस के लिए, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। पर आज के डेट में ना एक ट्रांसपेरेंसी की बात होने लगी है। जो मैंने अभी जो केस बताया ना, इस केस से आप रिलेट करके देखो कि इसमें तो कुछ भी ट्रांसपेरेंट भी, या यही जस्टिस यशवंत वर्मा का, इसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो टीम बनी थी, जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुआ, पब्लिक में नहीं आया, तो किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। यहाँ पे भी जिस लेडी ने पहले केस किया था, उनको, उसको पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, बाद में जब रंजन गोगोई रिटायर हो गए तो फिर वापस उस लड़की को वापस जो है सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया। तो क्या ओवरऑल जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें क्या सच है क्या नहीं है, पहले क्यों हटाया अगर सही था तो, ठीक है ना, और बाद में अगर वो गलत थी तो वापस इंडक्ट क्यों किया। तो अपने पास पब्लिक जो है ना, जो है पब्लिक में ना सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। तो एक तो डेमोक्रेसी में ना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जजेस को थोड़ी पावर हमें देने पड़ेंगे, ठीक है ना। पर उनको भी तो डेमोक्रेसी में तो किसी को फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। तो एक उनको भी चाहिए कि भाई ठीक है, हम अपने कंडक्ट को ऐसे पोर्ट्रे करें जिसमें कहते हैं ना कि जस्टिस सिर्फ ऐसे दिखना, मतलब होता हुआ जो है ना, जस्टिस सिर्फ मिल जाना नहीं काफी है, वो ऐसे लगे कि न्याय हो भी रहा है, वो दिखना भी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो दूसरे कंट्री में भी जजेस इम्पीच होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन में क्या होता है, जो फेडरल जजेस हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के, उनको सिंपल जो हाउस जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव की, या ठीक है, वो इम्पीच कर सकती है, और कन्विक्शन जो है वो सीनेट के द्वारा होता है। यूके में सीधा मोनार्क रिमूव कर सकते हैं, पर एक एड्रेस होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाद। ये हालांकि बहुत रेयरली यूज होता है, यूके के अंदर जजेस तो बहुत रेयरली ही आपको देखेंगे इम्पीच होते हुए। और कनाडा में एक इंक्वायरी होती है जिसको सीजीसी बोलते हैं, कनाडा कैनेडियन जुडिशियल काउंसिल, पार्लियामेंट इस काउंसिल को अप्रूवल देती है उसके बाद, ठीक है ना। और यहाँ से पहले इंक्वायरी होती है, अगर उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलता है, ठीक है ना। और कनाडा में जजेस को इस तरीके से रिमूव किया जाता है। इंडिया में क्या कभी जजेस को रिमूव किया गया है? तो जस्टिस वी रामास्वामी थे, देखो, ठीक है ना, ये चीफ जस्टिस थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, ठीक है ना। तो इनको क्या हुआ, इनके ऊपर फिनेंशियल, इनके पास जो है ना आय से अधिक संपत्ति का मामला बना, तो इंक्वायरी ने इनको गिल्टी फाउंड किया, लेकिन जब मोशन है ना वो लोकसभा में फेल कर गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग से एब्सटेन हो गए, बाहर गए, उन्होंने वोट ही नहीं किया। एक जस्टिस थी सुमित्रा सेन, जस्टिस सुमित्रा सेन 2011 में, इन पे भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की बात थी, ठीक है ना, जब वो लॉयर थी तब, ठीक। तो उनको ऐसा था कि इनके जो है राज्यसभा में इम्पीचमेंट पास हुआ, लेकिन इनको पता था कि लोकसभा में भी इनको इम्पीच कर दिया जाएगा, पास हो जाएगी, तो इन्होंने लोकसभा जाने से पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गया, तो इम्पीचमेंट नहीं हो पाई। एक थे ऐसे गैंगले, सेक्सुअल हेरासमेंट का केस था, एक वुमेन जज ने ही लगाया था, तो जो एक जुडिशियल कमेटी बनी, उन्हें सारे चार्जेस जो है क्लियर कर दिए, और मोशन आगे पास नहीं हुआ। एक थे डॉक्टर जस्टिस जेबी पारदीवाला, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन पॉलिसी में एक जजमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट अपने रिमार्क्स दिए, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ, इंपीचमेंट मोशन ड्रॉप कर दिया गया, क्यों? क्योंकि जो इन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे ना, उसको रिकॉर्ड से ड्रॉप कर दिया गया। तो अभी तक इंडिया में हमें ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला है जिसमें सीनियर कोई इम्पीचमेंट ऑफ जुडिशियरी का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक डब्ल्यूएचओ कमीशन ना अभी बनी थी, वो सोशल कनेक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट का नाम है फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, ठीक है ना, लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, चार्टिंग अ पाथ टू हेल्थियर सोसाइटी। अब ये क्या है, ये रिपोर्ट बता रही है कि सोशल आइसोलेशन का ना, और लोनलीनेस का कितना इम्पैक्ट है ग्लोबल हेल्थ पे, खास करके जो लो इनकम पॉपुलेशन है वहां पे, लो इनकम कंट्री में और यंग पीपल में।
तो ये कह रहा है कि 2014 से 2023 के बीच में ना 6 में से 1 आदमी लोनली फील कर रहा है। खास करके जो हाईएस्ट लोनलीनेस रेट है ना, सबसे ज़्यादा अकेला फील करने का वो है यंग पीपल में, ठीक है ना? और अगर आप देखो तो 3 में से अगर आप देखो तो 1 इन 3 ओल्डर एडल्ट्स थे, ठीक है ना? अब 4 टीनेजर में से 1 है। लो इनकम जो कंट्री है वहाँ पे 24% का रेट है, हाई में 11% का। पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप कौन है? जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स, एलजीबीटीक्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना? जो एथनिक और इंडिजीनियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं किसी भी कंट्री के, वो ये सबसे ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ ये जो है आइसोलेशन फील करते हैं। अब इसके सोशल डिस्कनेक्शन का ना इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना? माना जाता है कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज या स्ट्रोक आने से ना जब ऐसे घबराहट होती है तो पूरी दुनिया में ना हर साल 2014 से 19 तक में नियरली 9 लाख जो है ना डेथ हर साल रजिस्टर होती है, 8,71,000, ठीक है ना? तो ये फिजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमनेशिया, ठीक है ना? ये मेंटल हेल्थ पे आता है, ठीक है ना? अच्छा, कई बार क्या होता है सोसाइटी का जो कोहेशन है ना वो भी आपस में टूटने लगता है, तो ये जो बॉन्ड है ना ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो सोसाइटल जो कोहेशन है वो टूट जाता है। स्कूल में, काम पे, कहीं भी परफॉर्मेंस आपको ढंग से देखने को नहीं मिलता। तो आखिर ये होता क्यों है? तो इसके 3-4 फैक्टर है। सबसे पहला तो इंडिविजुअल फैक्टर ही है। कई बार हेल्थ इशू होता है, जैसे पर्सनालिटी ट्रेट होता है कि कोई इंट्रोवर्ट है, किसी के साथ अटैच ही नहीं होना चाह रहा है। कई बार लाइफ में कोई ट्रांजिशन आते हैं, नौकरी चली गई, कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कुछ भी ऐसे हो गया, तो वो लाइफ जो ट्रांजिशंस हैं, कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया, कोई खास चाहने वाला एक्सपायर हो गया, ठीक है ना? तो इस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोनलीनेस और आइसोलेशन का, ठीक है ना? सोसाइटी भी कुछ चीज़ों से डिटरमाइन करती है, फिर वो भी आता है लो इनकम, पुअर एजुकेशन, नेबरहुड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? अब देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी ना आज के टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप देखोगे एक एक रूम में ना 10 लोग बैठे होंगे, पर 10 के 10 वहाँ साथ तो हैं, ठीक है ना? साथ होने का है, ठीक है? वो लोनली पर क्या है, सब के सब ना अपने-अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना? ये डिस्कनेक्शन है। ये यहाँ पे बैठे सब हैं, लेकिन सब जो है ना काइंड ऑफ सब डिस्कनेक्टेड है। खास करके यूथ में ये देखने को मिल रहा है। तो अब बोला जाता है कि भाई क्या किया जाए? तो पॉलिसी ना 8 कंट्री है जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, इन्होंने क्या किया, स्वीडन, यूके और यूएसए ने नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट किया सोशल कनेक्शन पे, ठीक है ना? अवेयरनेस कैंपेन रेज किया, स्टिग्मा जो अटैच था उसको रिड्यूस किया, ठीक है ना? किसी भी तरीके की, ठीक है ना, जो अगर आप देखो तो इन्वॉल्वमेंट अगर इंडिविजुअल की है तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को डिजाइन करनी है, रिसर्च में पैसा लगाना है और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी है। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला भी है कि आप एक सोशल कनेक्शन डेटा जो है ना वो आप हर साल रिलीज करो कि कितना सोशल जो इंडेक्स है ना काइंड ऑफ, तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एक इंडेक्स जो है आप रिलीज करो कि सोशली कितना लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं। डन। तो इसमें आप इंटरवेंशन भी कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे एविडेंस बैक्ड फिजियो साइकोलॉजिकल थेरेपी हो गई, सीबीटी, माइंडफुलनेस, सोशल स्किल ट्रेनिंग दे सकते हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, पब्लिक स्पेसेस, ठीक है ना? स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कम्युनिटी गार्डनिंग होगी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपस में इंटरेक्ट कर सकें। पब्लिक एंगेजमेंट हो गया जिसमें कैंपेन्स, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी हो गया, ठीक है ना? चलो, तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक लास्ट न्यूज है, रिक्लेम, ठीक है ना? ये रिक्लेम मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ये रिक्लेम जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? देखो, जैसे किसी भी एरिया एक्स वाई जेड कोई एरिया है, यहाँ पे कोई कोल की माइनिंग हो रही थी। तो कोल माइनिंग जब माइन से सारा कोल निकल गया, तो उसके बाद इस कोल माइन को क्लोज करना है। तो इसको जब क्लोज करना है तो माइन क्लोज होने के दौरान और क्लोज होने के बाद किस तरीके से कम्युनिटी को एंगेज किया जाए और वहां पे डेवलपमेंट लाया जाए, इसके रिगार्डिंग एक नेशनल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने की बात की गई है। तो इसको बोलते हैं रिक्लेम, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो रिक्लेम का पूरा ही मतलब है रिजुवेनेशन, एंगेजमेंट, कम्युनिटी लाइवलीहुड एंड माइंड क्लोजर, ठीक है ना? तो कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताई दिया आपको पूरा, ठीक है ना? और ये क्या करता है बेसिकली, एड्रेस करता है किसको, जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है माइन को बंद करने के बाद की लोकल कम्युनिटीज पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर कोई पॉल्यूशन के कारण कोई डिजीज हो रही है तो उसको कैसे काउंटर करें, ठीक है ना? पर इसके अंदर एक सिंपल एक इंक्लूसिव ट्रांजिशन है कि जो लोग इफेक्ट होंगे उनको किस तरीके से हमें रिकवर कराना है, उनका रिजुविनेशन और एंगेज करके उनको किस तरीके से एम्पावर करना है। तो देखो बेसिकली ये जो रिक्लेम वर्ड है ना, मैं आपको बताऊं, रिक्लेम जो आर वर्ड है ना इसका अपने मतलब है रीच आउट, ठीक है ना? रीच आउट, रीच आउट का मतलब है कि सबसे पहले तो आप कम्युनिटी को ना समझो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। दूसरा वर्ड क्या है? ई। ई बोलते हैं, ई फॉर एनविजन। एनविजन का मतलब होता है कि आप फ्यूचर डिफाइन करो उनका, उसके बारे में जो भी आपके ड्रीम है उसको डिफाइन करो कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना? फिर है सी। सी का मतलब होता है को डिजाइन, ठीक है ना? साथ में मतलब जो भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है ना वो एक साथ बनाओ, साथ में को डिजाइन, प्लान टुगेदर, ठीक है ना, स्ट्रैटेजिकली। उसके बाद रिक्लेम, एल। एल का मतलब होता है लोकलाइज, ठीक है ना? मतलब कम्युनिटी नीड पे, कम्युनिटी लेवल पे जो ग्राउंड रियलिटी है ना उस पे उसको अडेप्ट करो, राइट? अडेप्ट टू ग्राउंड रियलिटीज। रिक्लेम, ए। ए फॉर एक्ट,
ठीक है ना? तो इम्प्लीमेंट करना है लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। आप एक्ट करोगे पर लोगों से पार्टिसिपेशन लेके। आई, आई फॉर इंटीग्रेट, ठीक है ना? तो आप सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करोगे सिस्टम के साथ, वैसे सस्टेनेबिलिटी को भी इंटीग्रेट करना है। और लास्ट वर्ड है एम, एम फॉर मेंटेन। तो लोकलाइज लीडरशिप को आप एम्पावर करोगे, और एम्पावर करने के बाद जो भी आपने डेवलपमेंट लिया है उसको सस्टेन करोगे लोकलाइज लीडरशिप के थ्रू। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके साथ में, और हार्टफुल इंस्टीट्यूट मिलके कोलैबोरेट करके इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करा रहे हैं। इतनी बात इंपॉर्टेंट थी। अब दो बातें आई। एक तो आया कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1975 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द कोल माइंस एक्ट 1974। हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन इसके फील्ड ऑफिस भी आपको देखने को मिलेंगे आसनसोल, धनबाद, रांची, बिलासपुर में। तो एक तो सीसीओ के बारे में पता लग गया। दूसरा, इंडिया के कोल सेक्टर को अगर आप देखो, तो इंडिया का जो कोल सेक्टर है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है कोल का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। चाइना फर्स्ट रैंक पे आता है, 50% ग्लोबल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन है उसका। इंडिया का जो ना अगर कोल रिजर्व देखो तो जियोलॉजिकली फिफ्थ लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। और इंडिया की तरफ से स्टेट में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ये टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? और जिस सीसीओ की हमने बात की, तो ये रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है, टाइमली इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन में क्वालिटी ऑफ कोल क्या है, ठीक है ना? क्वालिटी के इंस्पेक्शन करता है, सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्वालिटी को कंट्रोल करना, ग्रेडिंग करना, किस क्वालिटी का किस ग्रेड का कोल है, लाइसेंसिंग दें, ठीक है ना? इस तो ये सारे सीसीओ के काम है, सॉरी। डन। तो ये पूरा आज का आर्टिकल था। जितने भी न्यूज़ थे, इंपॉर्टेंट थे, वो हमने डिस्कस किया। तो आप न्यूज़ देखो, करंट अफेयर्स के बिना ना किसी भी एग्जाम को क्लियर करना बस ये काइंड ऑफ ड्रीम है, खास करके सिविल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन में करंट अफेयर्स के, सपोज आप कोल के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो कोल के रिगार्डिंग जैसे हमने देखा कि इंडिया कंज्यूमर भी सेकंड नंबर पे है, प्रोड्यूसर भी सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना? तो ये एक स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर कोल के रिगार्डिंग कोई 3 स्टेटमेंट आए, उसमें एक स्टेटमेंट ये होगा। तो ये तो आपका, अगर मान के चलो करंट में आपने पढ़ा था, उसके बारे में आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लिया। तो स्टैटिक पोर्शन और करंट के पोर्शन दोनों को अगर आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, आइसोलेशन में पढ़ोगे, तो पेपर का क्लियर होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इसलिए करंट अफेयर्स को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच।